दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी इतिहास प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इससे पहले हम 2 सेट कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी वीडियोज़ मिल सके और आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद, धनुर्वेद, अर्थशास्त्र, गंधर्व वेद। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनुर्वेद। आयुर्वेद जो होगा आपका ऋग्वेद का हो जाएगा और गंधर्व वेद जो होगा वो आपका सामवेद का हो जाएगा। निम्न में से वेद एवं उसके उपवेद का कौन सा युग्म सही नहीं है? ऋग्वेद, आयुर्वेद सही है, यजुर्वेद, धनुर्वेद ये भी सही है। अथर्ववेद जो है उसका संबंध अर्थशास्त्र से है, लेकिन सामवेद जो है नटशास्त्र नहीं बल्कि ये आपका है संगीत से। तो आपका सही जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सामवेद नटशास्त्र संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस काल में शिक्षक को कड़ककार कहा जाता था? संगम काल में, पांड्य काल में, चोल काल में, चेर काल में। तो सही आंसर आपका हो जाएगा संगम काल में। नेक्स्ट है, गुप्त काल में शिक्षित एवं योग्य महिलाओं को क्या कहा जाता था? शीलवट्टिका, ब्रह्मवादिनी, सधोवाद्य, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका शील भट्टारिका। एक आध क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है बाई मिस्टेक गलत हो जाता है। अगर आपको लगता है क्वेश्चन गलत आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसकी ज़रूर कोशिश की जाएगी कि ठीक कर दिया जाए। कभी कभी बाई मिस्टेक से क्वेश्चन कुछ गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट, जैसे राकेश जी हमारे जो है बताते रहते हैं कि कौन सा क्वेश्चन गलत हो गया, कौन सा सही है। कभी कभी बाई मिस्टेक हो जाता है, तो अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं। चलिए अगला है, संगम काल में बैथी प्रथा का संबंध निम्न में से किससे था? पशुओं की चोरी और लूट प्रथा से, भूमिदान देने की प्रथा से, मंदिरों में बलि प्रथा से, नए वर्ष का त्यौहार। ये क्वेश्चन पीसीएस में कई बार पूछा गया है, यूपी पीसीएस में। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पशुओं की चोरी और लूट प्रथा। सिंधु सभ्यता में निम्न में से किस जगह पत्थर से निर्मित दुर्ग मिले हैं? अलीमुराद, रंगपुर, बनावली, आलमगीरपुर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अलीमुराद में मिले हुए हैं। सिंधु सभ्यता में घोड़े के दांत किस जगह से प्राप्त हुए हैं? राजगुंडे, सुरकोतदा, कालीबंगा, बनावली। हालांकि कहीं कहीं पर घोड़े के साक्ष्य मिलने के साक्ष्य नहीं पाए गए हैं, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि उसका अस्थि पंजर कहीं ना कहीं दांत अस्थि पंजर उसके मिले हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राजा घुंडे। संगम काल में परामर्शदाताओं की सभा क्या कहलाती थी? ओर्टर, पंचावरम, तेरू, पेरुनल। तो ये जो कहलाती थी इसको बोलते थे पंचावरम। संगम काल में राजा का जन्म प्रतिवर्ष मनाया जाता था। इस उत्सव को क्या कहते थे? कोमहन, पेरुनल, उल्गू, इलंगो। इसको कहा जाता था पेरुनल, इस प्रथा को। नेक्स्ट है, मानसार पुस्तक का संबंध निम्न में से किससे है? संगीत से, वास्तुकला से, वास्तुशास्त्र से या फिर नृत्य से। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तुकला से इसका संबंध था। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर किस पशु का चित्र नहीं पाया जाता था? घोड़ा का, चीता का, हाथी का, गैंडा का। तो घोड़े का कभी चित्र नहीं पाया गया है, क्योंकि हो सकता है ऐसा कभी कभी कहा गया है कि लिखा गया है कि घोड़े से अपरिचित थे वो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके अस्थि पंजर या दांत कहीं पाए गए हैं। तो चित्र जो पाया नहीं जाता था वो था आपका घोड़े का चित्र नहीं पाया जाता था। नेक्स्ट है, मौर्य काल में खान और खनन कार्य का अधिकारी क्या कहलाता था? अमात्य, अकराध्यक्ष या शीताध्यक्ष या कहें लवणाध्यक्ष। तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका अकरा अध्यक्ष। यानी कि हम कहें कि मौर्य काल में 28 अध्यक्षों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। कितने? 28 जो थे उनके विषय की जानकारी प्राप्त होती है। ये मंत्रियों के नीचे विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते थे। उन्हीं अध्यक्षों में एक अकराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष हुआ करता था, इसको हम बोलते थे अकराध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट आपका है, वैदिक काल में लोगों द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त की गई पहली धातु क्या थी? पहली धातु क्या थी? तो
हम यहाँ कहें कि अगर जहाँ पे देख आपके पास ऑप्शन है तांबा, चांदी, लोहा, पीतल, तो कहीं कहीं आपको तांबा देखने को मिलेगा, लेकिन तांबे जो है हड़प्पा सभ्यता काल में ज़्यादा इसको ताम्र युग कहा भी गया है। लेकिन वैदिक काल की बात करें तो वहाँ लोहे से वो परिचित थे। कहीं कि इसका आंसर तांबा भी आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश का संबंध निम्न में से किस स्थल से है? ये आप अच्छे से जानते हैं इसको। तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सारनाथ। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो था वो 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था जो पहले उनसे बिछुड़ गए थे। उनका यह पहला उपदेश बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। सारनाथ में उन्हीं 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की गई थी जिसको वो छोड़ करके चले गए। तो इन्होंने पहला अपना उपदेश जो था वो सारनाथ में दिया, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से ये जाना गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्न में से किस शासक का संबंध 2 अश्वमेध यज्ञ करने से है? समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, पुष्यमित्र शुंग, बृहद्रथ। सॉरी, तो आपका सही जो आंसर यहाँ हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पुष्यमित्र शुंग। यानी कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ की जानकारी धनुर्वेद के अयोध्या अभिलेख से मालविकाग्निमित्रम नामक पुस्तक से मिलती है। महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि इस यज्ञ में पुरोहित हुए थे। तो ये तो पुष्यमित्र शुंग ने इस जानकारी अश्वमेध यज्ञ कराए थे। अगला क्वेश्चन आपका है सिंधु घाट सभ्यता में किस पशु का संबंध धर्म से है? गाय, घोड़ा, हाथी, कुबड़ वाला सांड। तो ये बहुत पॉपुलर था कि कुबड़ वाला सांड की पूजा उस समय की जाती थी, जो कि उसका संबंध सीधा सीधा धर्म से था। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे जैन धर्म की दीक्षा ली थी? तो आपके पास जो ऑप्शन है वो आपके पास भद्रबाहु है, स्थूलभद्र है, नेमिनाथ है, देवदर्दी, क्षमा श्रवण है। तो इसकी जो शिक्षा ली थी वो ली थी भद्रबाहु से। यानी भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो थे दक्षिण भारत में श्रवणबेलगोला पहुँचे। वहाँ उन्होंने जैन रीति के से उपवास रखकर अपने प्राण त्याग दिए थे जब वह अकाल पड़ा था उस समय। तो चलिए अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र तिस्सा, उपाली, कुणाल, आनंद। तो ये जो अध्यक्षता की थी वो थी मोगलीपुत्र तिस्सा। नेक्स्ट है आजीविक संप्रदाय के संस्थापक मक्खिल पुत्र घोषाल पहले किस धर्म संबंधित थे? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, शैव धर्म से या भागवत धर्म से? इनका संबंध जो मिलता है वो जैन धर्म से देखने को मिलता है। महावीर ने जैन धर्म के सिद्धांत में क्या नया जोड़ा? ब्रह्मचर्य, अहिंसा, आचौर्य, अपरिग्रह। तो उन्होंने जो महावीर स्वामी ने जोड़ा था वो जोड़ा था आपका ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट है अशोक ने किस आलेख में स्वयं का उल्लेख किया है? मास्की, धौली, जूनागढ़, गंजाम। तो उन्होंने जो उल्लेख किया है वो किया गया है मास्की में। निम्न में से कौन सा मंदिर गुप्तकालीन नहीं है? भीतरगांव का ईट मंदिर, देवगढ़ दशावतार मंदिर, भुमरा का शिव मंदिर, खजुराहो का महादेव मंदिर। तो आपने लगा लिया होगा। तो आपका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खजुराहो का महादेव मंदिर। यानी कि बुंदेलखंड के चंदेल शासकों ने खजुराहो को अपनी राजधानी बनाई थी। इसी वंश के शासक खजुराहो के विश्व विख्यात मंदिर की स्थापना की गई थी, जिनका संबंध गुप्तकालीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस ग्रंथ में बौद्ध संघ के निकायों का उल्लेख मिलता है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक या इनमें से कोई नहीं? कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका विनय पिटक। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय सिक्के आहत सिक्के से क्या तात्पर्य है? सिक्के पर लेख, सिक्के पर चित्र, सिक्के पर गहरे निशान या तीनों? तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्के पर गहरे निशान। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय दार्शनिक विचारों का संबंध निम्न में से किन ग्रंथों से है? उपनिषद, पुराण, स्मृति ग्रंथों से, वेदों में? आपके पास ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपने लगा लिया होगा। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपनिषदों में। उपनिषद पूर्णतः दार्शनिक ग्रंथ हैं
इनकी कुल संख्या 108 मानी गई है कि 108 हमारे पास उपनिषद हैं। वर्तमान काल में सारे उपनिषद अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं हैं। इसमें जीवन, ईश्वर, माया जैसे दार्शनिक पक्ष पर प्रकाश डाला गया, आत्मा, परमात्मा की बात की गई है। नेक्स्ट है, कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर सिंधु सभ्यता का काल माना गया है 2300 ईसा पूर्व, 1700 ईसा पूर्व, 1700 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 से 500 ईसा पूर्व, या 3500 से 500 ईसा पूर्व। तो यहाँ पर जो सही जो माना जा सकता है, हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो माना गया है वो 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व। कहीं जो सही जो माना गया है वो 2350 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक माना। लिखने के लिए कहीं पर 3000 भी लिखा हुआ है, 3500 भी लिखा हुआ है, लेकिन जो सही डेट जो मानी गई है वो 2350 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? नगरीय, ग्रामीण, मिश्रित, वनवासी। तो ये सभ्यता जो थी वो थी कैसी थी? नगरीय थी, जबकि वैदिक सभ्यता आपकी ग्रामीण सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो के खुदाई स्थल का संबंध निम्न में से किस पुरातत्ववेत्ता से है? दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, आर.सी. मजूमदार, एस.आर. राव। तो मोहनजोदड़ो खोज की थी वो की थी आपकी राखालदास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी ने। सॉरी, थोड़ा कोल्ड हो गया है। निम्नलिखित में से किस स्थल पर कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है? हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल। तो नर्तकी की जो मूर्ति मिली है वो मिली है आपको मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के मकान निर्माण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग हुआ है? पत्थर का, ईंट का, लकड़ी का, या सभी तीनों का? तो सबसे अधिक यहाँ जो मकान बनाए जाते थे वो ईंट के बनाए जा रहे थे। किसके? ईंट के बने हुए होते थे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थल पर चूड़ियों के अवशेष मिले हैं? कालीबंगा, लोथल, रंगपुर, चनूदड़ो। तो यहाँ पर जो चूड़ी के साक्ष्य मिले हैं वो कालीबंगा में मिले थे। इसका अर्थ होता था काले कांच की चूड़ियाँ। नेक्स्ट है, गुजरात में भोगो नदी के किनारे स्थित प्रस्थल कौन सा है? लोथल, सुरकोदा, धौलावीरा, या बनावली। तो यहाँ पर जो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, लोथल। लोथल भोगो नदी किनारे गुजरात के कठियावाड़ जिले में स्थित है इस समय। वर्तमान काल में सारे, अगर हम बात यहाँ पर करें तो इस पुरास्थल में खुदाई रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी। इसकी खुदाई यहाँ बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर हो सकता है कि किसी विदेशी देश में यानी कि नाव के माध्यम से या किसी पानी के माध्यम से व्यापार हुआ करता होगा, क्योंकि यहाँ बंदरगाह के साक्ष्य मिले हुए हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जगह पर मापने का स्किल प्राप्त हुआ है? आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल, या इनमें से कोई नहीं। ये जो प्राप्त हुआ है वो लोथल से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पुरास्थल की खुदाई यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में की गई? आलमगीरपुर, लोथल, रोपड़, कालीबंगा। तो आपने लगा लिया होगा। तो यहाँ पर जो खुदाई की गई है तो वो की गई है यहाँ पर आलमगीरपुर के नेतृत्व में। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में कांसे के बैलगाड़ी का नमूना किस स्थल से प्राप्त हुआ है? लोथल से, चनूदड़ो से, बनावली से, कालीबंगा से। तो बना हुआ जो मिला है बैलगाड़ी नमूना वो मिला है चनूदड़ो से। सिंधु सभ्यता में हवन कुंडों और यज्ञ स्थल का प्रमाण कहाँ से मिलता है? कालीबंगा, लोथल, रोपड़, वनवाली से। यहाँ जो आपको मिला गया है वो मिला है कालीबंगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं? हड़प्पा दयाराम साहनी, लोथल रंगनाथ राव, धौलावीरा डॉक्टर बिष्ट, मोहनजोदड़ो ए.ओ. घोष। कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो। यहाँ पर आर.डी. बनर्जी थे, आपको बताया गया था अभी। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? रावी, हड़प्पा रावी, मोहनजोदड़ो सिंधु, लोथल भोगवा, कालीबंगा सिंधु। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका कालीबंगा या सिंधु नदी नहीं थी, सिंधु मोहनजोदड़ो के किनारे थी। गग्गर नदी के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ पर। निम्न में से सिंधु घाटी की प्रमुख विशेषता क्या थी? नगर योजना, धार्मिक जीवन, व्यापारिक जीवन, सामाजिक जीवन। यहाँ जो आपको मिलती है वो आपको नगर योजना मिलती थी। सिंधु घाटी के लोगों को किस धातु की जानकारी प्राप्त थी? तांबा की, कांसा की, लोहा की, चांदी की। तो यहाँ इनको सिंधु घाटी के जो लोग थे उनको तांबे की जानकारी
प्राप्ति अधिक था। इसको इसलिए तो इसको ताम्र युग में रखा गया, दोनों को, हालांकि दोनों को रखा गया है वैदिक काल के इसको, लेकिन वैदिक काल में लोहे की जानकारी प्राप्त हो गई थी और यहाँ तांबे की। सिंधु सभ्यता के लोग शीशे कहाँ से मंगाते थे? राजस्थान से, अफगानिस्तान से, कर्नाटक से, सौराष्ट्र से। तो यहाँ पर जो मंगाए जाते थे अधिकतर ये राजस्थान से मंगाए जाते थे। हल चलाने का साक्ष्य किस स्थान पर मिला हुआ है? रंगपुर, बनावली, आलमगीरपुर, कालीबंगा। तो जो थे वो खेत के साक्ष्य मिले हैं, वो मिले हैं हमको कालीबंगा में। तो इसका मतलब ये होगा कि कालीबंगा में ही हल चलाने के साक्ष्य मिले होंगे। मुस्लिमों का प्रथम भारतीय आक्रमण किस नेतृत्व में किया गया था? मोहम्मद बिन कासिम, गजनवी, गैसुद्दीन बिन गौर, मोहम्मद गौरी। तो यहाँ सबसे पहले जो आक्रमण किया वो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया था। महमूद गजनवी ने बेहिंद के युद्ध में किस पराजित किया? जयपाल, मूलराज, आनंदपाल या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर उन्होंने पराजित किया था वो किया था आनंदपाल को। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम पराजित करने वाला भारतीय शासक कौन था? मूलराज द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान, आनंदपाल, जयचंद। तो यहाँ जो पराजित किया था वो किया था मूलराज द्वितीय ने इसको। निम्न में से किसने प्रसिद्ध नालंदा बिहार को जला दिया? बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी, गैसुद्दीन बिन गौर। तो इसको जो जलाया था वो आपको जलाया था बख्तियार खिलजी के द्वारा, इसको जला के नष्ट कर दिया गया नालंदा बिहार को, जो उस समय अपने आप में बहुत बड़ा प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर किसकी मृत्यु हो गई? मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, ये इनमें से कोई नहीं। तो एक व्यक्ति था जिसकी मौत हो गई थी घोड़े से गिरकर पोलो खेलते समय। पोलो कहें या चौगान कहें तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है, लाख बख्श किसका उपनाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का, मोहम्मद गौरी का, पृथ्वीराज चौहान का, इल्तुतमिश का। तो इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसलिए इसको लाख बख्श कहा जाता था क्योंकि ये रोज लाखों का दान करता था, इसका नाम लाख बख्श पड़ गया। निम्न में से किस शासक का संबंध तुर्किस्तान के इलुबारी कबीले से है? कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश, मोहम्मद गौरी, आराम शाह। तो इलवरी जो वंश का व्यक्ति था वो था इल्तुतमिश। भारत में शुद्ध अरबी सिक्के चलाने का श्रेय किसको दिया जाता है? इल्तुतमिश को, आराम शाह को, गौरी को, ऐबक को। तो ये जो नेतृत्व मिला था ये मिला था इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश के समय में तुर्रान ए चहलगानी क्या थी? गुलामों का संगठन, राज की चालीसिकता, राज परिवार के सदस्य या शासकों का दल। तो इसका जो आंसर है वो आपको जाएगा गुलामों का एक संगठन, यानी कि इल्तुतमिश ने ये तुर्क के चहलगानी या चालीसा गठन किया था जिसमें इसके कुछ वफादार सरदार हुआ करते थे, जिसको वो गुलामों का संगठन था, इसको बोलते तुर्क के चहलगानी के नाम से उसको जाना जाता था। नेक्स्ट है, चंगेज खां के आक्रमण के समय भारत का शासक कौन था? ऐबक, इल्तुतमिश, नसरुद्दीन महमूद या बलबन। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है इल्तुतमिश के समय ही चंगेज खां ने आक्रमण किया था। बलबन ने निम्न में से क्या किया? लोहा रक्त की नीति अपनाई, चहलगामी समाप्त कर दिया, सिजदा पोह का आरंभ किया, उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी, क्योंकि उसने लोहा और रक्त की नीति का पालन किया था। चहलगामी समाप्त यानी कि 40 दल था जो गठन किया था इल्तुतमिश ने, उसने उसको विघटन कर दिया, उसको तोड़ दिया, खत्म कर दिया। और सिजदा और पोबोस यानी कि उसने सिजदा पोबोस बोलते हैं इसको, पोबो के लिखा हुआ पोबोस होता है, इसका आरंभ किया। सर झुकाना और सुल्तान के जो पैर को चूमना एक प्रथा उसने लागू की, तो इसको वो सिजदा एवं पैबो। तो सारे इसके अंदर सारे ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन शासक अपने को ईरान के प्रसिद्ध अफरीसियान वंश का मानता था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, आराम शाह और इल्तुतमिश। इसमें जो सबसे ज़्यादा मानता था वो आपका था बलबन, अपने आप को अफरीसियान वंशज का मानता था। बलबन ने अपने दरबार में निम्नलिखित में से किससे परंपरा का अनुकरण किया? तुर्की, अरबी, ईरानी, भारतीय। इसने ईरानी परंपरा का अनुकरण किया। ईरानी परंपरा पर उसने पोबोज और सिजदा की व्याख्या की और उसने लागू किया उसको। बलबन ने बंगाल में किसके विद्रोह को दबाया? तुर्गिल खां, इस्लाम शाह, बुगरा खान, मोहम्मद शाह। तो जो दबाया गया था वो था तुगरिल खां। लोहा एवं रक्त की नीति का संबंध किस शासक से है? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन। तो उसकी संबंध था
बलबन ने नीति अपनाई थी लौह एवं रक्त की नीति। सल्तनत काल में अमीरों के मद्यपान तथा सामाजिक समारोह पर पाबंदी लगाने वाला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये था मद्यपान जो था वो लगाया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, इस पर पाबंदी लगा दी गई थी। अलाउद्दीन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सैनिकों को नगद वेतन की व्यवस्था, अमीरों पर अंकुश, बायां व्यवस्था, सिजदा पर्व की शुरुआत। अभी तो सिजदा का बताया था, तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका लास्ट एक से, ये बलबन द्वारा चलाई गई थी, ना कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। सेनाई मंडी क्या था? बाजार का दरोगा, नापतोल निरीक्षक, गुप्तों का दल, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाजार का दरोगा। उसने कई प्रकार के बाजार खोले थे, तो सबका अलग अलग उसने इंचार्ज नियुक्त किया था। अलाउद्दीन रणथंभौर के किस शासक को पराजित किया? रतन देव, हम्मीर देव, बघेल, रायकर्ण, शीतल देव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम्मीर देव को उन्होंने पराजित किया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन के नेतृत्व में किसके नेतृत्व में अपने दक्षिण अभियान का चलाया? मलिक काफूर, नुसरत खां, जफर खां, या उलगू खां। तो आपका सही जो आंसर है वो है मलिक काफूर। उसको 1000 दिनार के नाम से भी जाना जाता था, बहुत ज़्यादा वफादार था इसका। तो दोस्तों ये थे आपके क्वेश्चंस 63। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर क्वेश्चन बाय मिस्टेक गलत हो गया तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्दी जल्दी में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, इसके लिए तहे दिल से सॉरी कहते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों में लाइक करें। धन्यवाद।